Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribe us for the latest updates. हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 के एनसीईआरटी के लेसन नंबर 3 दैट इज़ अ ग्लिम्पसेस ऑफ अ पास्ट। ये पूरा जो लेसन है वो पूरा जो कॉमिकल वे में आता है ना, जो न्यूज़पेपर में आती है छोटी छोटी स्टोरीज जो बॉक्सेस में लिखी हुई होती है, जिसके पिक्चराइजिंग से हम लोग को समझ जाना होता है कि वो पिक्चर क्या कहना चाहता है। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे 1757 से 1857 में हमारे पास में क्या हुआ था उसको पिक्चराइजिंग फॉर्म में शो करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे पिक्चर स्पीच बबल्स के फॉर्म में दिए हुए कि कोई कैरेक्टर ऐसे स्पीचेस बोल रहा है, पर्टिकुलरली कोई वर्ड, और हम लोग को पूरा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857 वो समझना है। पहला जो पॉइंट है हमारा मार्टियर्स पे है। पहले पिक्चर में आपको लता मंगेशकर दिख रहे होंगे, जहाँ पे एक फंक्शन है दिल्ली में। वो बोल रहे हैं, ओ माई कंट्री मैन, लेट्स योर आइज फिल विद अ टीयर एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ द इंडियन मार्टर। मार्टियर मीन्स जो ये 1857 की लड़ाई में मर गए हैं, उनकी याद में लता मंगेशकर कुछ गाना गा के सुना रही है, अपनी स्पीच दे रही है। नीचे दूसरे पिक्चर में आपको जवाहरलाल नेहरू दिख रहे होंगे। उनके आजू बाजू आप देख रहे होंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी इंडिया को फ्री कराने के लिए। उनके पीछे वो पिक्चर दिया हुआ है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखाया गया है। सेकंड देखते हैं द कंपनी कॉन्क्वेस्ट। कंपनी ने क्या क्या जीता 1757 से 1849 तक। पहले जो पिक्चर में दिख रहा होता है, विट इज सुप्रीम वेपन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इन इंडिया। एक्चुअली ब्रिटिश जो आर्मी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके इंडिया में आए थे, तो उनके पास वेपन्स बहुत ही सुपीरियर थे, बहुत ही हाई क्वालिटी के थे। उन्होंने 18th सेंचुरी तक पूरे इंडिया को कब्जे कर लिया था। आप अगर ग्राफ में देख रहे हो तो पूरा येलो जो पोर्शन है वो पूरा ब्रिटिश इंडियन प्रिंसेस है, और जो वो पिंक वाला दिख रहा है वो ब्रिटिश का शुरुआत है। 1765 में उन्होंने उतना एरिया स्टार्टिंग में कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट पिक्चर में दिख रहा है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो राजा थे उनकी दूर की दृष्टि बहुत ही कमज़ोर थी। उनको ब्रिटिश की चाल नहीं दिख रही थी, उनको उनका आज का किंगडम, उनको आज के फ़ायदे वही दिख रहे थे। सो यहाँ पे इंडियन जो प्रिंसेस है वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड बताया गया है कि उनके इनकॉन्सेंट की वजह से उनको नहीं समझती कि कल ब्रिटिश हमारे साथ क्या गेम खेलने वाले हैं, तो उसकी वजह से वो रुइन हो जाते हैं लेटर ऑन। वो एक डायलॉग बोलते हैं दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। और सारे जो भी लड़ाई होते थे किंगडम में उनके लिए ब्रिटिश को याद किया जाता था, वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और राजा के बीच में और ब्रिटिश के बीच में जो कांस्टेंट फाइट होती रहती थी, उनकी वजह से जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान थे। नीचे के नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको वाइसरॉय या घोड़े पे सवार युद्ध की फॉर्म में देखने को मिलेगा कि आया दिन कोई ना कोई युद्ध होता रहता था। राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड बी इजी सब्सिड्यूज द इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। जो राइवलरीज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करते थे, ऐसे लड़ाई में इन्वॉल्व करते थे, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके वो इजीली इंडियन प्रिंसेस को, इन इंडियन किंगडम्स को जीतने में काबिल हो गए और उन्होंने जीत लिया। टीपू सुल्तान बाजू में पिक्चर में दिया हुआ था, ही इज़ अ फार सीइंग रूलर। उनको दिख रहा था अपना कल। टीपू सुल्तान ने बगावत की थी ब्रिटिश के सामने लड़ने के लिए, एंड फिर वो मतलब फाइट करते करते उनकी डेथ हो गई थी। ब्रिटिश ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी रच ली थी, और फिर वो उन्हीं कॉन्स्पिरेंसी का शिकार होकर फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ राजा जो है, नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं तो कुछ राजा जो है वो आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे। एक बोल रहा है, थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो वॉर, नो लूटिंग बाय द ठग्स। अभी शांति है कि कोई भी ठग्स नहीं आएंगे, कोई वॉर नहीं होगी। इट्स गुड, हु सेंड द ब्रिटिश? ये भगवान ही है, किसने ब्रिटिश को भेज दिया? आवर डेस्टिनी इज लिंक विद देम, हमारी डेस्टिनी ब्रिटिश के साथ है। हाउ डिड द इंडियन रिएक्टेड टू दिस कॉन्क्वेस्ट? जैसे जैसे ब्रिटिशर वो जीतने लगे एरिया को, तो किस हिसाब से जो ब्रिटिशर्स की जीत पर इंडिया के जो राजा थे उन्होंने क्या रिएक्ट किया उसके बारे में है। नेक्स्ट पिक्चर में दिख रहा है, अ वाइट मैन हैज किल्ड और द डिथ्रोन आवर किंग्स। मतलब वाइट मैन यहाँ पे ब्रिटिश के बारे में बताया गया है, उन्होंने राजा को मार दिया और राजा को भी अपनी गद्दी से उठा दिया है। नाउ वी हैव बिकम अ स्लेव ऑफ अ फॉरेनर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ब्रिटिशर्स के अभी फॉरेनर के स्लेव्स हो गए, गुलाम हो गए। किसी एक ने बोला, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड।
हमें पता है कि राजा भी उस लायक नहीं रहे किंगडम को चलाने के लिए, पर वो भी है तो यही ज़मीन के। ब्रिटिश रूल 1765-1836 देखते हैं। रिलीजियस लीडर प्रीच द आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी इन चाइल्ड मैरिजेस। जो रिलीजियस लीडर थे वो सिखाते थे कि अनटचेबिलिटी कैसे प्रैक्टिस की जाए, छोटे बच्चों की शादी कैसे कराई जाए। यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं एनीवन हु क्रॉस द सीज लूज हिज रिलीजन्स। जो भी सी के उस तरफ जाएगा वो अपना धर्म घुमा बैठेगा, वो धर्म से निकाल दिया जाएगा। दूसरे पिक्चर में दिखा रहा है कि ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू द वुमन। जो भी दुख है ये दुनिया में वो वुमन की वजह से है, लेडीज की वजह से है। नेक्स्ट पिक्चर में ऐसा दिखाया जा रहा है। यार जो पहले दो पिक्चर में है, जो इंडिया में उस टाइम पे क्या रिलीजियस और बिलीव प्रिवेल करते थे उसके बारे में बताया गया है पहले दो पिक्चर में। नेक्स्ट पिक्चर में ऐसा बताया गया है कि जो कॉर्नवेल्स है वो डिस्कस कर रहा है कुछ। ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉर्न दैम। बोल रहे हैं कि जो धीरे धीरे इंडियंस है वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट घुमा रहे हैं और ब्रिटिश को उसको हैंग ऑन करना है, उसके ऊपर बाजी मार लेनी है। यहाँ पे एक कॉर्नवेली बोल रहा है द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ द ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यहाँ के जो रहने वाले हैं अभी वो उनमें ऑनेस्टी थोड़ी भी नहीं है, ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। तो एक जो इंडियंस होता है वो बोलता है ट्रू योर ऑनर, आई एम ऑनेस्ट। हाँ ये सच है लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। दूसरे पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है बीइंग अ मर्चेंट ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। उस टाइम पे ब्रिटिश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, तो वो फार्मर पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लिवाइज करते हैं, भले ही क्रॉप फेल हुए हो उस साल फेमाइन या फिर फ्लड की वजह से। यहाँ पे एक मैन बोलता है बट यू आर मैन आर टेकिंग ऑल अवर क्रॉप्स। बोल रहा है यहाँ पे ब्रिटिशर्स को एक फार्मर के, आप हमारे सारे क्रॉप तो ले रहे हो, ऊपर से पैसे भी ले रहे हो, तो हम लोग जिंदगी कैसे निकालें। सो यहाँ पे ब्रिटिशर है वो जवाब देते हुए बोलता है यू आर स्टिल इन इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू द जेल। अगर आप अभी भी आपके पैसे बहुत चुकाने बाकी, अगर आप नहीं पे करोगे तो फिर नेक्स्ट वीक तक मैं आपको जेल में डाल दूंगा। नेक्स्ट पिक्चर में दिख रहा है स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैटर विच गिव देम मोर प्रॉफिट। तब तक वो लोग दूसरी जो वे होती थी ब्रिटिश वो निकाल रहे थे कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट करें, कैसे बेवकूफ़ बनाए, किस हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट निकाले। एक ब्रिटिशर्स है वो बोल रहा है गुड मैन्युफैक्चरिंग इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इन इंडिया। एक आइडिया करते हैं, जो भी हम लोग इंग्लैंड में बनाते हैं और इंडिया लाते हैं उसके ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं होएगी। इंस्टेड यहाँ से जो सामान वहाँ जा रहा है उसके हम लोग एक्सेस ड्यूटी लिवाइज करेंगे, उससे हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ब्रिटिशर बोलते हैं हाँ ये गुड आइडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बिगिंस टू क्रिप्स इंडियन इंडस्ट्री। इस हिसाब से धीरे धीरे जो लॉज है वो इंडियन इंडस्ट्रीज को जैसे तोड़ ही देता है और उस हिसाब से जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में वही बोला हुआ है इनएविटेबल फेमाइन फॉलो 1822-1836 में एक बहुत ही खराब फेमाइन हुआ था। फेमाइन बता दूं जहाँ पे पानी और खाने की तंगी हो जाए और बहुत ही सारे लोग, यहाँ पे नंबर दिए हुए 15 लाख इंडियंस स्टार्वेशन से मर गए थे, भूखमरे से मर गए थे। ब्रिटिश पॉलिसी जो इंडिया के आर्टिसंस थे जो बहुत ही एक्सपोर्ट्स थे, हैंड वीविंग्स थे, वो सारे बिजनेस के ऊपर ताला लगा दिया था। उनके जो बिजनेस थे वो टूट पड़े हुए थे, निकल गए थे, मतलब मशीनरी जो डालने की वजह से उनका बिजनेस भी ठप हो गया था। पढ़ते हैं फोर्थ राजा राम मोहन राय रिवॉल्यूशनरीज के बारे में 1717 टू 1833 के बारे में। राजा राम मोहन रॉय एक्चुअली बंगाल के लीन मैन माने जाते थे, जिनको अभी कंट्रीज के साथ क्या रॉन्ग हो रहा है उनको थोड़ी सी समझ थी। वो बोल रहे थे लेट्स अस नॉट डिस्पाइज अवर लाइफ, अवर एंशिएंट कल्चर इज अ ग्रेट। हमारा जो पुराना कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। वी आर कैपेबल ऑफ अ ग्रेटर अचीवमेंट, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी। हम लोग को हमारे यहाँ जो सुपरस्टिशन वर्क कर रहे हैं, जो पुराने ज़माने के थॉट प्रोसेस है, उनको पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी सोसाइटी को रुइन कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग में राजा राम मोहन रॉय के ऐसे अप्रोच थे। नेक्स्ट पिक्चर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी वाइफ उमा को बोल रहे हैं कावर ऑफ अ डिफरेंट कलर, पर वो देती तो एक ही कलर का जो मिल्क है, वैसे करके हमारे जो अलग अलग धर्म है वो सिखाते एक ही ओपिनियन है, भले उनका एसेंस है रिलीजियस का वो अलग अलग हो, सिखाने के तरीके अलग अलग है, लेकिन बोलते तो सभी एक है। वैसे करके वो अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कर रहे थे अर्लियर टाइम में कि किस हिसाब से अलग अलग धर्म अलग अलग होने के बावजूद भी किस हिसाब से एक ही चीज़ सिखाते हैं, एक ही लाग अलाप रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे he was attracted by the science and the modern knowledge। राजा राम मोहन राय को साइंस और मॉडर्न नॉलेज के नॉलेज से बहुत ही अट्रैक्शंस था। वो मानते थे नॉलेज शुड बी प्रैक्टिस एंड साइंटिफिक। नॉलेज है वो प्रैक्टिस होना चाहिए साइंटिफिकली। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू द इंग्लैंड। वो इंग्लैंड गए थे ताकि वो देखे कि ब्रिटिश का पावर कितना है। उन्होंने बोला था वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर
यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज अ सब्जेक्ट, हम लोगों ने आपको रूलर की एज अ माना, आपने हम लोग को एक सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया है, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओन टू हिज सब्जेक्ट। पर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि रूलर की अपने सब्जेक्ट्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रूलर ओन्स हिज सब्जेक्ट्स, आपने हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बना के सिर्फ ओन किया है। राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रजा का ध्यान रखना होता है। He started newspaper but the suspicious British stops them in the 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसमें राजाओं के बारे में, उस टाइम के ब्रिटिशर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। ब्रिटिशर को उन पे शक हुआ और उन्होंने वो न्यूज़पेपर 1823 में बंद करवा दिया था। फिफ्थ देखते हैं ऑपरेशन 1765-1835 के बारे में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग जेल के पीछे, सलाखों के पीछे है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, धीरे धीरे ब्रिटिश इंडियंस को धीरे धीरे ऑपरेस करते रहे, दबाते रहे। 1818 तक दे हैड पास द रेगुलेशन 3, उन्होंने एक लॉ पास किया, दैट इज रेगुलेशन 3। इसके अंदर इंडियन कुड बी जेल, किसी भी ट्रायल के बिना उनको जेल में डाल दिया जाएगा, अगर डाउट भी हुआ तो वो डायरेक्टली उसको जेल में बिठा देगा। नेक्स्ट पिक्चर में दिख रहा होता है कि ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रो अ बिग सैलरी, और उस टाइम पे जो भी ब्रिटिशर्स इंडिया में एक वर्क करते थे उनको बड़ी बड़ी सैलरी दी जाती थी, फॉर्चुनेटली इन द प्राइवेट बिजनेस। एंड हमेशा वो सैलरी के साथ साथ अपना अलग बिजनेस भी स्टार्ट करते थे, उसमें से भी उनको बहुत सारा प्रॉफिट मिलता था। दूसरी तरफ इंडियन जो खाने के लिए भी फाफे हो रहे थे। नेक्स्ट पिक्चर दिख रहा है बाय 1829 ब्रिटिशर्स वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू द इंडिया। ब्रिटिश ने एक्सपोर्ट किए ब्रिटिश गुड इंडिया में, लगभग वो 7 करोड़ थे, इंडिया में लेके आए। नेक्स्ट पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा ब्रिटिश प्रॉस्पर ऑन देन कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। धीरे धीरे अपनी बिजनेस की चीज़ें सस्ते में वो इंडिया में लिवाइज करने लगे, लोग सस्ती वाली चीज़ें खरीदने लगे, और उस हिसाब से जो इंडिया का टेक्सटाइल बिजनेस था, इंडिया का बिजनेस था, वो टूट पड़ा और टूट गया, और धीरे धीरे जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई। यहाँ पे बेंटिक आए, उस टाइम पे बेंटिक थोड़े से लीनियन माने जाते थे, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे इंडिया के लिए। द बॉर्न ऑफ अ कॉटन वीवर आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बॉर्न था, बोन ऑफ अ कॉटन वीवर, जो कॉटन वीवर का जो बॉर्न है वो इंडिया के प्लेन का बेस माना जाता था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लाए थे जो इंडिया के लोगों को प्रमोट कर रहे थे। इंडिया में रेलवे भी उन्हीं के टाइम पे आई थी, डलहौजी के टाइम पे आई थी। विलियम बेंटिक ने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, जैसे कि सती प्रथा नाबूद किया हुआ था, फिर उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस पे बैन लगाए हुए थे। 6 देखते हैं डिससेटिस्फेक्शन 1835-56। एजुकेशन इन इंडिया वॉज पर्शियन एंड संस्कृत। पहले के ज़माने में जो इंडिया का जो एजुकेशन था वो पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में था। सो 1835 में इंग्लिश मैन जो मैक्यूली आए थे, उन्होंने चेंज लाने का सोचा कि हम लोग क्यों ना इंडियन को अपनी लैंग्वेज सिखाए ताकि वो हमारी लैंग्वेज समझ पाए, हमारी वे में सोच पाए। उस हिसाब से सोसाइटी भी रिफॉर्म हो जाएगी और वो हमारे में भी घुल मिल जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे जो मैक्यूली बोल रहे हैं वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो बाकी के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अग्री किया था। नेक्स्ट पिक्चर में दिख रहा है इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गिव द पेंटी जॉब अंडर दैम। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इंडियन को कन्विंस भी किया कि अगर आप हमारा इंग्लिश सीख लोगे तो बहुत सारी जॉब हमारे यहाँ अंदर भी मिलेंगे। इंसिडेंटली इट वॉज प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल। इस हिसाब से एक नई जनरेशन होगी जो अलग ही वे में सोच रही होगी। यहाँ पे एक इंडियंस बोल रहा है वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर, हमें हमारे भाइयों को पढ़ाना चाहिए। दूसरा बोल रहा है एंड ट्राई टू इम्प्रूव द मटीरियल कंडीशंस, हमारी जो कंडीशन है उससे इम्प्रूव भी होगी। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हम लोग को हमारे ग्रीवनेस, हमारे दुख है पार्लियामेंट के सामने रखने का चांस भी मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा होता है कि पहले पिक्चर में आपने देखा तो येलो वाला एरिया बहुत ही कम था, अब धीरे धीरे 1856 में धीरे धीरे पूरा इंडिया जीतने लगे थे ब्रिटिश। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस। धीरे धीरे हम लोगों ने सीख भी ली उन लोग की लैंग्वेज, बट वो हमारी जो नीड थी उस पर कम से कम ध्यान दे रहे थे। एक बोल रहा है अवर किंग हैव बिकम द पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर जॉब। हमारे जो राजा है वो ब्रिटिश के पपेट बन गए और धीरे धीरे हमारी जॉब भी है वो निकल गई है। एंड लैंड्स भी तो चली गई है। हमारे ब्रदर्स को भी उन्होंने अपने रंग में रंग लिया है, वो उनके रंग में रंगा है। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, कुछ हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ से निकालने के लिए। और पहली बारी उन सब में एक्चुअली 1857 की इंडिपेंडेंस की जो बगावत है उनमें नज़र आती है। द स्पार्क 1855-57
टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, इतने सारे टैक्सेस डाल दिए गए इन स्पाइट ऑफ फेमाइंस, फ्लड्स इन बंगाल. द संथालास हु लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर द न्यू लैंड रूल्स बिकम डेस्परेट. जी, जो लोग अपने लैंड घुमा बैठे थे एक नई नई पॉलिसीज के थ्रू, स्पेशली संथालास, उन्होंने बगावत सी कर दी थी. वो लोग डेस्परेट हो गए थे 1855 में. वो रिबेलियन हो गए थे. उन्होंने यूरोप के खिलाफ और उनके सपोर्टर के खिलाफ मोर्चा ले लिया था, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है. नेक्स्ट पिक्चर में दिखा रहा है डिसकॉन्टेंट्स वर ब्रूवन इन ईस्ट इंडियन कंपनीज आर्मी टू. धीरे धीरे एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी थोड़ा उनको डिसकॉन्टेंट, डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिला. एक्चुअली इंडियंस की सैलरी इंग्लिश की सैलरी से कम थी. धीरे धीरे पढ़ने लिखने लगे तो उनको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया और अंदर इंडियन की जो आर्मी थी उनमें भी लड़ाई होने लगी. द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लीव इन देन सर्वन. जो आर्मी थी उनको अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी और अच्छे घर में रहने के लिए दिया जाता था. और वाइल जो इंडियंस थे उनको सैलरी भी कम दी जाती थी और अलाउंस भी कम दिए जाते थे. वाइल वी गेट द पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस. इसमें से एक इंडियन बोलता है कि हम लोग को इतना खराब बिहेवियर और इतनी कम सैलरी और इतना स्लो प्रमोशन दिया जाता है. तो एक जन बोलता है द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच अगेंस्ट अवर रिलीजन्स. हम लोग को जानबूझ के ब्रिटिशर्स सी के उस तरफ डालते हैं ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए. वो इज द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स. वो सारे जो इंग्लिश है जो एज ओल्ड कस्टम्स वाले हैं वो कौन होते हैं हमारे जो ये धर्म के खिलाफ बोलने वाले. वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज. हम लोग को अंग्रेज से छुटकारा निकालना ही चाहिए, उनको निकाल ही देना चाहिए. सिपाही मंगल पांडे ये ड्यूरेशन में अटैक कर देते हैं हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड. और उनको ये अगेंस्ट एग्जीक्यूशंस करने में मदद भी करते हैं. और वो क्या करते हैं कि अंग्रेज के खिलाफ एक बगावत कर लेते हैं. थाउजेंड्स ऑफ द अदर सिपाही रिवोल्टेड. थाउजेंड्स दूसरे सिपाही जो है रिवोल्ट करते हैं. दे वर स्ट्रिप्स आउट ऑफ देयर यूनिफॉर्म. और वो उनके कपड़े के स्ट्रिप्स भी निकाल देते हैं यूनिफॉर्म. एम ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन देन आयरन. और फिर ह्यूमिलिएट हो जाता है, ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन दैट आयरन. एक्चुअली वो लोग उन्होंने एक नई राइफल उस टाइम पे इंट्रोड्यूस की थी जहाँ पे काव और पीक का जो ग्रीस किया हुआ था ऐसा माना जाता था, जो हिंदू के खिलाफ था और मुस्लिम के भी खिलाफ था. सो वो रायट को और बगावत मिली. नेक्स्ट पिक्चर में देखने जाए, फ्यू इंग्लिश हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल माइंड. बहुत ही कम इंग्लिश इंडिया के बारे में सोचते थे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में समझते थे. एक ने बोला, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन योर बुलेट यू हैव टू बी बाइट मेड फ्रॉम द फैट ऑफ अ काउ एंड पिग. तो सोल्जर्स बोले, व्हाट, द वाइट मैन हैज डिसीव अस टू. वो हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ी कर रहे, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला. दूसरे पिक्चर में देखने को मिल रहा है, सून chapties were sent from the village to tell the people that their emperor would want their service. यहाँ पे एक पर्सन बोल रहा है, यस ऑल माई विलेजेस मैन विल बी रेडी. धीरे धीरे वो अंदर ग्रुपिंग करने लगे इंडियंस कि सब लोग की सर्विस चाहिए और वो बगावत के लिए रेडी हो गए. सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स. जो लोटस फ्लावर है वो अंदर अंदर सर्कुलेट होने लगा. एक बोला, डेथ टू द फॉरेनर, हम लोग उसको मार डालेंगे, फॉरेनर को, ब्रिटिशर को मार डालेंगे. द मासेस गिव अप ऑल द हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियंस. सब एक दूसरे की मदद करने लगे. मास जो है सारे ग्रुप है वो एक दूसरे की मदद करने लगे. नेक्स्ट देखते हैं 8 रिवॉल्ट 1857. देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट द मैरट. मैरट के अंदर एक पूरा वायलेंट जैसा माहौल हो गया, लड़ालड़ मतलब वॉर हो गया. द सिपाही मार्च टू द दिल्ली. सिपाही जो थे, जो सैनिक थे, वो दिल्ली चले गए. यहाँ पे एक जन बोल रहे थे, लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह. बहादुर शाह बहुत ही लंबी लाइफ हासिल करे. द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर. हर जगह पे बस रिबिलियन छाए हुए थे. एक जगह पे एम्परर जो बादशाह थे वो वहाँ पे उनका थ्रोन पे बैठने का प्रोसीजर हो रहा था और बाकी डायरेक्शन में साउथ की तरफ रिबिलियन हो रहे थे. सबके सब बगावत कर रहे थे ब्रिटिश के सामने. Many landlord had lost their lands and because of the British policy they were sold. बहुत सारे लैंडलॉर्ड धीरे धीरे स्कीम्स की वजह से, पॉलिसी की वजह से, ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से अपनी ज़मीन घुमा बैठे थे. उसकी वजह से बहुत ही दुखी थे. यहाँ पे बोलते हैं वाइट मैन्स रूल्स मस्ट बी एंड. ये वाइट मैन्स का रूल ख़त्म ही होना चाहिए. सो एक जन बोलते हैं, यस वी विल हेल्प यू, हम लोग आपको मदद करेंगे. 9 देखते हैं, द फाइट फॉर द फ्रीडम 1857. Many former rulers like a Begum Hazrat Mahal of a Lucknow were bitter.
एक्चुअली धीरे धीरे सब करके इकट्ठा हो रहे थे। कभी नॉर्थ में बगावत हो रही थी, ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह पे थोड़े थोड़े लोग कलेक्ट होकर अपने रीजन वाइज लड़ रहे थे। यहाँ पे स्टार्टिंग के फॉर्मर रूलर्स में बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी, उनको भी ये सामना करना पड़ा ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिश मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वो लोग ने मेरा किंगडम ले लिया, तो वो बहुत ही गुस्से थी, कड़वाहट भर गई थी उनके अंदर। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, उनको फॉरेनर के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। दूसरे पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा कि पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, बहुत सारे पॉपुलर लीडर में से एक लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से। वो मुसलमान थे, उन्होंने बोला राइज ब्रदर राइज, अंग्रेज इज रूइंग अवर लैंड, वो हमारी लैंड को ख़राब कर रहे हैं, हम लोग को उनके खिलाफ जाना ही चाहिए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन देन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, सबके सब अलग अलग रीजन पे इकट्ठा होने लगे, अपने किंगडम के लिए लड़ने लगे। उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा कि कभी वो मिलके नहीं लड़ेंगे इंडिया के लोग, सबके सब अपने रीजन्स के बारे में स्वार्थी होकर अपने अपने एरिया के बारे में लड़ेंगे। वही सबसे डिसकॉन्टेंट हुआ करता था सब राजाओं के बारे में। और जब बुद्धि आएगी तब तक बहुत लेट हो गया होगा, और जब मिल जाएंगे सबके सब इंडियन इकट्ठा, तब ब्रिटिश इंडिया से बाहर जाएंगे। अजीमुल्ला खान टोल टाटिया टोपे, अजीमुल्ला खान ने टाटिया टोप से कहा, वी शुड हैव अ पेशवाज नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पेशवा नाना साहेब को हमारा लीडर होना चाहिए। द पेट्रॉइंस पाउंस अपॉन्स द ब्रिटिश एंड फॉट पिच बैटल ओवर द नॉर्थ इंडिया। और जो पेट्रॉइंस थे, जो देशभक्त लोगों थे, वो उन्होंने ब्रिटिश के सामने बगावत करनी नॉर्थ इंडिया में शुरुआत कर ली थी। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ अ बिहार रिसीव अ बुलेट इन हिज रिस्ट। जब ये लोग एक घाटी से निकल रहे थे ब्रिटिश के सामने लड़ाई करने के लिए और वॉर करने के लिए, तो वो उन्होंने इंग्लिश को चकमा दिया था। वो चकमा देने के लिए वो गंगा नदी के किनारे से जा रहे थे, वो हल्दी घाटी के उस तरफ की जाने की बजाय उन्होंने ब्रिटिश को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। ब्रिटिश घाटी के उस तरफ वेट कर रहे थे और वो गंगा नदी पार करके उधर जाने वाले थे। तब उन्हें बुलेट लग गया और वो अपना हाथ काट के मदर गंगा को ऑफर कर लेते हैं कि ठीक है, ये मैंने गंगा माता को अपने प्राण की जगह पे मैंने अपना हाथ काट लिया है, बुलेट का जहर उनकी बॉडी में ना फैल जाए, उसके लिए उन्होंने अपना हाथ काट के गंगा में विसर्जित कर दिया था। ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट में से SD सावंत ने कॉमिकल वे में प्रेजेंट किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।